स्ट्रोक या लकवा होता क्या है? स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है, किसी भी कारण से डिस्टर्ब होती है। तो इसका डिस्टर्बेंस के कारण या तो ब्रेन में क्लॉट आना या थकाना हो सकता है, या फिर ब्रेन की नस फटना हो सकता है। तो जो भी चीज़ ब्रेन की सप्लाई को डिस्टर्ब करती है, खून की सप्लाई को, उसको हम स्ट्रोक या पक्षाघात कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिमा और स्वागत है आपका रक्षक पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स के बारे में जहां सही मेडिकल डिसीजन आपकी और अपनों की ज़िंदगी बचा सकता है। इस पॉडकास्ट का गोल बहुत सिंपल है, आपको तैयार करना ताकि आप बन सकें अपने और अपनों के रक्षक। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक या लकवे के बारे में और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर नीतू राम रखियानी, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। तो वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, स्ट्रोक या लकवा होता क्या है? देखिए, स्ट्रोक या लकवा एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में न्यूरोलॉजी में लीडिंग मेडिकल इमरजेंसी है। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है, किसी भी कारण से डिस्टर्ब होती है। तो इसका डिस्टर्बेंस के कारण या तो ब्रेन में क्लॉट आना या थकाना हो सकता है, या फिर ब्रेन की नस फटना हो सकता है। तो जो भी चीज़ ब्रेन की सप्लाई को डिस्टर्ब करती है, खून की सप्लाई को, उसको हम स्ट्रोक या पक्षाघात कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक के लक्षण इस पे निर्भर करते हैं कि ब्रेन का किस हिस्सा स्ट्रोक से सफ़र किया है और ये किस प्रकार का स्ट्रोक है। तो ब्रेन के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग काम करते हैं, अलग-अलग कार्य करते हैं। कोई हिस्सा ऐसा होता है जो बोली से संबंध रखता है, कोई हिस्सा ऐसा होता है जो हाथ या पाँव की ताकत से संबंध रखता है। पर साधारण समझने के लिए एक एक हम नेमोनिक बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फास्ट। फास्ट का अर्थ होता है एफ इज फॉर फेस या चेहरा टेढ़ा होना। ए इज फॉर आर्म और लेग या अचानक हाथ या पाँव में कमजोरी आना। एस इज फॉर स्पीच कि अचानक बोली तुतला जाना। एंड टी इज फॉर टाइम। टाइम इसीलिए इसको हम महत्व देते हैं क्योंकि स्ट्रोक में आजकल सारे इलाज जो है वह टाइम डिपेंडेंट है। समय बहुत ज़रूरी होता है, हम इसको स्ट्रोक क्लॉक बोलते हैं, स्ट्रोक टाइम बोलते हैं। तो ये चारों जो नेमोनिक इसलिए क्योंकि ब्रेन इजीली याद रखता है। हम कुछ चीज़ों को स्ट्रिंग कर दें तो याद रखना आसान होता है। सो नेमोनिक इज फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। क्या स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों में होता है या फिर युवाओं में भी ये हो सकता है? देखिए, साधारण तौर पे शायद जब हम ट्रेन कर रहे थे, हम यही मानते थे कि स्ट्रोक बुजुर्गों की बीमारी है और उस समय ज़्यादातर स्ट्रोक हम एल्डरली पॉपुलेशन में देखते थे। पर आज की वातावरण में 1/3 लकवे जो हम देख रहे हैं, वो 45 से कम की उम्र में देख रहे हैं, है ना? सो लेस देन 45 इयर्स जो हमारा अपना डेटा और जो भारत का बाकी डेटा है, तो 1/3 लकवे हम यंगर पॉपुलेशन में देख रहे हैं, जो वैसे बहुत चिंताजनक बात है। एक में बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि किसी इंसान को एक साइड पे वीकनेस फील होती है या फिर बोली तुतला जाती है और कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाती है। तो क्या हम इसे स्ट्रोक कह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जिस वैरायटी का आप बता रहे हैं मेरे को, जिसमें थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी आई और ठीक हो गई, ये एक स्ट्रोक का वेरिएंट होता है। इस स्ट्रोक के वेरिएंट को हम टीआईए बोलते हैं या मिनी स्ट्रोक बोलते हैं या वार्निंग स्ट्रोक बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेन की जो जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो गई और फिर वह अपने आप खुल गई। तो ये एक तरह से कुदरत आपको वार्निंग दे रही है कि कुछ सिम्पटम आए जो चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से घर बैठ जाएँगे। दिस इज़ अ वार्निंग कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके चेक कराना है हुआ क्या, इवन इफ कंप्लीट रिकवरी आ गई। एंड जो इसके लिए हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या टीआईए बोलते हैं। क्या मैम लकवे में टाइम का कोई रोल है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया फास्ट, है ना? तो उसमें टी इज़ फॉर टाइम। टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में जितने भी स्ट्रोक के इलाज हैं या स्ट्रोक की ट्रीटमेंट है,
वह समय से निर्भर होते हैं। जैसे हम कुछ क्लॉट खोलने की दवाई देते हैं, तो वो क्लॉट खोलने की दवाई हम केवल 4.5 घंटे में दे सकते हैं। कुछ जो बड़ी नाड़ी अगर ब्लॉक होती है, तो उसका खुलने का जो समय होता है वो 6 घंटे होता है। तो जितना जल्दी मरीज लक्षणों को पहचाने, मरीज या मरीज के रिलेटिव या उनके सहयोगी, ऑफिस वर्कर्स, कलीग्स, जो भी उनके आसपास हैं जिस समय लकवा हुआ, तो जितना जल्दी वो लोग उस सिम्टम्स को पहचानते हैं, उतना ही जल्दी इलाज हो सकता है। इनफैक्ट जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसको हम क्लॉट बस्टर ड्रग्स बोलते हैं या थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, वह 4.5 घंटे में ही दी जा सकती है। घर पर स्ट्रोक के सिम्टम्स आने पे क्या हम कोई फर्स्ट एड कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक जैसे हमने कहा कि ब्रेन के अलग-अलग एरियाज़ में हो सकता है और उसके अलग-अलग लक्षण हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या स्ट्रोक के लक्षण आए, है ना? जैसे सपोज़ पेशेंट को स्ट्रोक के लक्षण ये आए कि पेशेंट चल नहीं पा रहा, हुँ? तो उसको बिठा दें या बेड पे लिटा दें, क्योंकि अगर वो चलने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा, हुँ, हुँ? उससे सेकेंडरी इंजरी, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा कुछ हो रहा है, तो एक तरफ करवट दे दें। हुँ, और ताकि वो जो वॉमिटस है वो अंदर ना ले ले, वो एस्पिरेट ना कर ले। और उसके बाद टाइम नोट करें जिस समय पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, और तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सुविधा आपको लेनी चाहिए। अगर समय है तो उस समय एक ब्लड शुगर चेक कर लें, आपका पेशेंट का बीपी रिकॉर्ड कर लें, और जो पेशेंट रेगुलर दवाइयाँ लेता है, अगर किसी को वो चीज़ें पता हैं, हुँ। तो उसको नोट कर लें। और तुरंत आपको एक ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जिसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। मैम, ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जैसे अन्य हॉस्पिटल से क्या कैसे फ़र्क है? कैसे बिल्कुल, अलग है? बिल्कुल, है ना? सो जैसे हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, है ना? हार्ट अटैक के बारे में सबको जानकारी है। हार्ट अटैक होता है, छाती में दर्द होता है, पेशेंट हॉस्पिटल जाता है। पर हार्ट अटैक में केवल एक ही बीमारी होती है, वो होता है नस का ब्लॉक होना। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन में 2 तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक तकलीफ़ जिसमें नस फटती है और एक हुँ, तकलीफ़ जिसमें नस ब्लॉक होती है। और इन दोनों तकलीफ़ों में इलाज बिल्कुल अलग होता है। जिसमें नस फटती है, उसमें हमें अलग तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है, और जिसमें नस ब्लॉक होती है, जिसको मेडिकल भाषा में इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें हम ये थ्रोम्बोलिसिस या क्लॉट बस्टर मेडिकेशन देते हैं। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो अस्पताल होते हैं जिनमें एटलीस्ट 24 घंटे चलने वाला सीटी स्कैन हो। क्योंकि जो पहला पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वह होता है एक स्कैन करना। हुँ, सीटी या एमआरआई या जो भी स्कैन उस समय डॉक्टर को ज़रूरी लगे वो करना। ब्रेन में ब्लीडिंग रूल आउट करना, क्योंकि ब्लीडिंग का इलाज और क्लॉट या इस्कीमिक स्ट्रोक का इलाज बिल्कुल अलग होता है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स हम तब डिफाइन करते हैं अगर उनमें एटलीस्ट 24 घंटे चलने वाला बेसिक स्कैनर हो, एडवांस्ड इमेजिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, हुँ। जैसे एमआरआई या एंजियो की फैसिलिटी, और ऐसे पर्सनल हो, ऐसे डॉक्टर्स हो जिनको क्लॉट बस्टर दवा देना आता रहे। हुँ। वह फिजिशियन भी हो सकते हैं, वह न्यूरो फिजिशियन भी हो सकते हैं, और साथ में सर्जिकल बैकअप एक आम आदमी जो इस हो। पॉडकास्ट को देख रहा है या फिर एक युवा जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अपने बचाव में या अपने परिवार वालों के बचाव में क्या कर सकता है? देखिए, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मेडिकल रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे हमने बात किया कि स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर्स शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनएक्टिविटी, है ना? ये सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स है, और क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज स्ट्रोक हुँ, के लीडिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि स्ट्रोक ना हो, उसमें अच्छा कंट्रोल शुगर का, अच्छा कंट्रोल ब्लड प्रेशर का, टाइमली कोलेस्ट्रॉल चेकअप, एक्टिव लाइफस्टाइल। सो जो आदतें हैं जैसे स्मोकिंग है, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, इससे दूर रहना। सो अगर अगर कुछ फिगर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर सब लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, हुँ, सो वी कैन कट डाउन स्ट्रोक्स बाय एज मच एज 50%। हुँ? दोनों तरह के स्ट्रोक्स, भले वो ब्लीडिंग के स्ट्रोक्स हो, भले वो नसबंद के स्ट्रोक्स हो। सिर्फ एक और एक फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हुँ, एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कैन कीप योर स्ट्रोक्स इन चेक। और उसके अलावा
कुछ हद तक एक सर्टेन एज के बाद हेल्थ चेकअप्स, है ना? साल में एक बार अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। हुँ, हुँ? आपकी शुगर, भले फास्टिंग पीपी मेथड से, भले HbA1c से चेक करा लीजिए। हुँ, क्योंकि ये बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आजकल मेजर एपिडेमिक हो गई है। हुँ? पहले मानते थे कि इंडिया वाज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो हमारे लिए इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर आजकल इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ भी हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आजकल इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ से ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। सो इसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड फूड हुँ, खाना बंद करना चाहिए। हुँ? जहाँ तक हो सके घर में बना हुआ खाना, हुँ, हुँ? जिसमें बहुत ज़्यादा रसायन या बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं हो, बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं हो। हुँ? फ्रेश लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना, थोड़ा-सा नट्स लेना, हुँ। व्हिच गिव यू हेल्दी फैट्स, और रेगुलर एक्सरसाइज करना। सो ये सब चीज़ों से हम लंबे समय तक हुँ, अपने को बचा के रख सकते हैं सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ से, शुगर से, बीपी से, स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से। मैम ये स्ट्रोक और पैरालिसिस में अंतर क्या है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स पूछते हैं। सो स्ट्रोक हम सिर्फ मेडिकली तभी लेबल करते हैं अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो, और क्योंकि हम आँख को ब्रेन की कंटिन्यूटी मानते हैं, हुँ, तो इवन उसको हम स्ट्रोक की डेफिनेशन में लेते हैं। पैरालिसिस साधारण शब्दों में होता है कि वीकनेस। तो एक्चुअली बॉडी में वीकनेस बहुत सारे रीजन से हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई गांठ हो गई, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। पर स्ट्रोक या पक्षाघात एक स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब। एक मरीज़ है जिसको स्ट्रोक हो चुका है, वो अपने बचाव में क्या-क्या कर सकता है कि उसे स्ट्रोक दोबारा ना हो? देखिए, जिसको स्ट्रोक हो चुका है उसके लिए, उसमें अगर वो केयर नहीं करे तो दोबारा स्ट्रोक आने की रिस्क उसके बराबर के उम्र के और रिस्क फैक्टर्स के आदमी से अ, 8 गुना ज़्यादा होती है ना? और काफ़ी बार हमने ये देखा है कि फर्स्ट स्ट्रोक माइनर स्ट्रोक हुआ, पेशेंट पूरा रिकवर कर गया, पर कहीं न कहीं उसने दवाइयों में लापरवाही कर ली और फिर दोबारा उसको स्ट्रोक हो गया। सो अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को स्ट्रोक हुआ है, तो डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्योंकि 85% स्ट्रोक्स इस्कीमिक स्ट्रोक्स होती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब किया है, वो दवाई को आप बराबर से लेते रहें, जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसके अलावा जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के दौरान, हुँ, जैसे अगर आपका शुगर निकला है, आपको बीपी निकला है, कोलेस्ट्रॉल निकला है, उसको आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट में रखें। जैसे हम लोग शुगर के लिए बोलते हैं HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है, वो 7 और 7.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बारे में, तो अलग बात है, वरना नॉर्मली साधारण तौर पे ब्लड प्रेशर जो है 130/80 के नीचे रहना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक्स में, और 140/80 के नीचे रहना चाहिए नॉन डायबिटिक्स में। तो और कोलेस्ट्रॉल जो आपका होता है उसमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो नॉर्मली एथेरोजेनिक होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे को बचाव देता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे होना चाहिए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना बेटर हो उतना अच्छा है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रोक से बचाव हो। सो कुल मिला के पूरी केयर रखना। हुँ, जस्ट बिकॉज़ आप इम्प्रूव हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं दवाइयाँ बंद कर सकता हूँ, है ना? आपको ये दवाइयाँ मैं साधारण तौर पे मरीज़ों को समझाती हूँ कि जैसे अपन रोड पे जाते हैं, हम हेलमेट पहन के जाते हैं। क्यों हेलमेट पहनते हैं? इसलिए नहीं कि इंजरी होगी, पर कल को हुँ, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो वो हेलमेट हमारे सर को बचा के रखता है। वैसे ही ये ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे को नेक्स्ट लकवा होने से रोकती हैं। इसके अलावा जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे वज़न ज़्यादा है, तो उस हुँ, वज़न को कंट्रोल रखना। जितना आपकी एबिलिटी है, स्ट्रोक के बाद, हाँ, उसको आपको फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा के रखना है।
सो उस फिजिकल एक्टिविटी को आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप चलने में सक्षम हैं तो चलना, रनिंग कर सकते हैं, कोई फिजिकल स्पोर्ट ले सकते हैं, तो वो सब चीज़ें करना है, इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्ट्रेस और तनाव को कंट्रोल में रखना, क्योंकि स्लीप को रेगुलर रखना। आजकल आज के वातावरण में वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं सबके लिए, सिटिंग बहुत बढ़ गया है सबके लिए, और कहीं न कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है इन सब चीज़ों में, वह होता है नींद के घंटों में। So regular 7 to 8 hours of sleep, which should ideally be, you should go to sleep at the same time, wake up at the same time, और रेगुलर स्लीप आपकी होनी बहुत बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें करके अपन स्ट्रोक से बचा। क्या स्ट्रोक को हम मेडिकली या दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, प्राइमरीली डिपेंड करता है स्ट्रोक किस तरफ का है, किस तरह का है। हुँ, जैसे इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं जो ना 85% ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं हमारी पॉपुलेशन में। उसमें अगर पेशेंट 4.5 घंटे में आ जाए हुँ, तो क्लॉट खोलने की दवा दी जाती है। अगर कोई लार्ज आर्टरी ब्लॉक हो तो एक्चुअली अंदर जाके तार से क्लॉट्स निकाले जा सकते हैं। अगर बहुत ही बड़ा स्ट्रोक हो तो उसमें सर्जिकली, जिसको हम लोग प्रोसीजर को बोलते हैं डेक्रा, डेक्रा किया जाता है, जिसमें हड्डी निकाल के जान बचाई जा सकती है उसमें, है ना? उसमें स्ट्रोक इम्प्रूव नहीं होगा, पर अगर इतना बड़ा स्ट्रोक है जो प्रेशर दे रहा है ब्रेन में, तो डेक्रा करके जान बचाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ और स्ट्रोक्स होते हैं जो ब्लीडिंग की वैरायटी होती है। ब्लीडिंग में अगर सबअराक्नॉइड हैमरेज, जिसको हम बोलते हैं, जो एन्यूरिज्म की वजह से होता है, हुँ। उसमें सर्जिकली क्लिपिंग या कॉइलिंग की जा सकती है उसको रोकने के लिए कि दोबारा ब्लीड नहीं करे। ऐसे ही एवीएम्स हैं जिसमें बाद में ऑपरेट किया जा सकता है। सो स्ट्रोक एक प्रकार की बीमारी नहीं है, इसमें बहुत बहुत वैराइटीज है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस वैरायटी का स्ट्रोक है, आपके मेडिकल टीम आपको एडवाइस करेगी, क्योंकि स्ट्रोक इज अल्टीमेटली टीम वर्क। सो इस टीम में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फार्मासिस्ट, इंटेंसिविस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सेस, नर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रोक ट्रीटमेंट में। एक मरीज़ जिसे कि स्ट्रोक जैसे लक्षण हैं और वो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आता है, जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल, तो वहाँ आने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, स्ट्रोक में हम कहते हैं हर मिनट इम्पोर्टेंट है। हुँ, हर 1 मिनट जिसमें अनट्रीटेड पेशेंट चला जाता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स। हुँ, या फिर अगर 1 घंटा स्ट्रोक के मरीज़ का इलाज नहीं हो, तो कहते हैं ब्रेन 3 साल एज हो जाता है। हुँ, तो स्ट्रोक में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब जो आइडियल वे है मरीज़ के पहुँचने का, वह होता है एम्बुलेंस द्वारा। हुँ, एम्बुलेंस में बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे हमारे हॉस्पिटल की जब एम्बुलेंस जाती है, हुँ, एम्बुलेंस में ही बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मरीज़ की ब्रीफ हिस्ट्री ले ली जाती है, शुगर चेक होती है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो वो रेगुलेट होता है। क्योंकि इवन क्लॉस्ट्रिडियल ड्रग देने के लिए एक सर्टेन बीपी की रेगुलेशंस होती हैं। प्लस जो मेडिकल टीम है उसको प्री एक्टिवेट कर दिया जाता है। ऑलरेडी वी हैव इंफॉर्मेशन कि स्ट्रोक पर्सन इज अ पर्सन हु मे बी सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक, इज ऑन द वे। उसके बाद इमरजेंसी विभाग में जो जो डॉक्टर्स हैं, वह इस स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वी हैव सर्टेन कोड्स व्हिच वी रन, है ना? कोड का पर्पस होता है कि एकदम वह सब लोग जो स्ट्रोक के अक्यूट थ्रोम्बोलिसिस में जुड़े हुए हैं, वो एज अ टीम एक्टिवेट हो जाए, एक एक को अलग अलग हमें नहीं बुलाना पड़े। तो जब ये कोड्स एक्टिवेट होते हैं, उसमें जो मेडिकल नर्स है, जो हमारे लैब्स हैं, जो हमारा सीटी स्कैन है, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट बनाते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वह जो जहाँ से दवा आती है, या हुँ। फार्मासिस्ट है, वह सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इस लकवा वाला पेशेंट का इलाज कर सकें, और अगर वह कैंडिडेट है क्लॉट बस्टर मेडिकेशन देने का, तो वह हम दे सकें। क्योंकि ऑल्दो हमारे पास 4.5 घंटे होते हैं, पर हम मानते हैं टाइम इज ब्रेन। यह नहीं है कि 4.5 घंटे हैं तो हमें पूरे 4.5 घंटे यूज करने हैं। जितना जल्दी
हम ये क्लॉट खोलने की दवाई दे पाएँ, उतना ब्रेन का बचाव हम कर सकते हैं। सो इस तरह की रैपिड रिस्पॉन्स के लिए एक्चुअली टीम चाहिए होती है। हुँ? और यह टीम को रेगुलर ट्रेनिंग, टीम की रेगुलर अपग्रेडेशन चाहिए रहती है और वो चीज़ हम बखूबी करते हैं। एक मरीज जो दूर से आया है हुँ, और जो 4.5 घंटे का हमारा विंडो पीरियड है, हुँ। उसमें अस्पताल नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए हमारे पास क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है मरीज़ को किस प्रकार का लकवा है। हुँ, अगर तो उसकी बड़ी आर्टरीज़ ब्लॉक है, हुँ, तो उस केस में हम लोग जिसको हम थ्रॉम्बेक्टमी बोलते हैं, वह कर सकते हैं। उसकी विंडो लंबी होती है। आइडियली वह भी 6 घंटे में होना चाहिए, और अगर 6 घंटे में नहीं भी हो पाया तो एडवांस्ड इमेजिंग के हेल्प से हम 24 घंटे में वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। हुँ, उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली थ्रोम्बोलिसिस से भी बहुत पावरफुल है, और वह होता है कांसेप्ट स्ट्रोक आईसीयू का। तो आईसीयू का नाम आजकल हर एक ने सुना है। आईसीयू मीन्स गहन चिकित्सा इकाई। तो स्ट्रोक आईसीयू बाकी आईसीयू से थोड़े से अलग होते हैं। स्ट्रोक आईसीयूज़ में जो जो पेशेंट की छोटी-छोटी चीज़ें जिससे स्ट्रोक के बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कमर पे घाव होना, बेड हुँ, सोर्स, निमोनिया होना क्योंकि पेशेंट निगलता ठीक नहीं है, उसकी थूक अपने अंदर चली जाती है, इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना। तो यह सब चीज़ें लकवा होने के बाद बहुत कॉमन होती हैं। तो स्ट्रोक आईसीयू की जो मेन कंसर्न होती है कि स्ट्रोक के बाद जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे मरीज़ को बचाया जा सके। सो देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल, स्पेशली हमारी नर्सेज़ ये बर्डन बहुत ही बखूबी उठाती हैं, जिसमें स्वॉलोइंग की असेसमेंट होती है, मरीज़ निगल पाता है, नहीं निगल पाता, किसको मुँह से देना सेफ है, अगर मुँह से देना है तो किस फॉर्म में खाना देना है, किसको हमें मुँह से हमें देना अनसेफ है। हुँ? इस तरह की चीज़ें जैसे एयरबैग्स लगाए जाते हैं ताकि कमर में घाव नहीं हो, मरीज़ को हर 2 घंटे में करवट चेंज की जाती है, और मरीज़ को उसकी मेडिकल डिज़ीज़ की लेवल के हिसाब से अर्ली मोबिलाइज़ किया जाता है। मतलब बिस्तरे में नहीं लेटा जाए देना जाता है, उसको उठ के बिठाया जाता है। पूरी फिज़िकल थेरेपी टीम जो होती है, डायटीशियन होते हैं, वो मरीज़ के साथ लगते हैं, ताकि मरीज़ को फिज़िकली, मेंटली हुँ, भी हम उसको पॉज़िटिव रखें। अगर पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन होता है तो उसमें साथ में साइकियाट्री की टीम, साइकोलॉजिस्ट की टीम भी साथ में जुड़ती है। सो स्ट्रोक की जो केयर होती है, साथ में शुगर को कंट्रोल रखना। एक तो होता है प्राइमरी इवेंट हुआ स्ट्रोक, और बाकी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उस स्ट्रोक या लॉस ऑफ एबिलिटी, व्हाट इज़ डिसेबिलिटी? इट इज़ लॉस ऑफ एबिलिटी। वो आदमी जो नॉर्मली सारे काम कर पा रहा था, आज वो हाथ नहीं उठा पा रहा, पाँव नहीं उठा पा रहा, खुद उठ के खाना नहीं खा पा रहा। तो उसको कैसे कंपनसेट करना है? हुँ? उसमें पूरी टीम लगती है, और इससे स्ट्रोक के रिज़ल्ट्स काफ़ी बेटर होते एक स्ट्रोक के मरीज की रिकवरी किस हद तक पॉसिबल है? हैं। स्ट्रोक की मरीज़ की रिकवरी देयर विल बी अ परसेंटेज जिसमें 100% रिकवरी आ जाएगी। हुँ? हुँ, अगर बहुत ही छोटा स्ट्रोक है, दे विल रिकवर फास्टर क्योंकि जो एरिया ऑफ ब्रेन है वो कम डैमेज हुआ है। पेशेंट शुरू की विंडो में आ गया, हमने थ्रोम्बोलिसिस की, क्लॉट पूरा खुल गया, अर्ली एंड गुड रिकवरी। अगर अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज हो, तो भी वी शुड नेवर लूज़ हार्ट। ब्रेन में कैपेसिटी होती है कि जो जो एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स हैं, जो लाइव न्यूरॉन्स हैं, वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने ऑफशूट्स देते हैं, जिससे जो डैमेज्ड न्यूरॉन्स का काम धीरे-धीरे ब्रेन लेने लगता है। ये प्रोसेस अगेन ग्रेजुअल होता है, which is helped by regular physical therapy, regular occupational therapy, वह सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो स्ट्रोक की रिकवरी में कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। हुँ, तो माइलस्टोन्स हम कहते हैं डिसेबिलिटी जिस समय मरीज़ आया, 24 घंटे बाद कितनी डिसेबिलिटी रही, 7 दिन या डिस्चार्ज के समय पे कितनी डिसेबिलिटी रही, उसके बाद 1 महीना या 3 महीने में कितनी डिसेबिलिटी रही। सो देयर इज़ ऑलवेज़ होप, देयर इज़ ऑलवेज़ रिकवरी, बट देन वी हैव टू बी केयरफुल। यू हैव टू बी केयरफुल कि कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम हो, हम अपनी तरफ से पूरी दवाइयाँ लें, और बाकी प्रिकॉशंस जो डॉक्टर ने हमें समझाए हैं वो हम रेगुलरली लें।
आपके कई सालों के अनुभव में ऐसा कोई केस, इंटरेस्टिंग केस जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, मेरे को अ, 1 या 2 केसेस ध्यान हैं जो जो स्टैंड आउट करते हैं हुँ, एंड इस चीज़ को हाइलाइट करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्पटम कितना इम्पोर्टेंट है। सो एक ही परिवार में एक फादर साहब थे जिनको उनके बेटे लेकर आए थे हुँ, अ, लकवे के लक्षण में। तब कुछ समय हो चुका था लकवे के बाद एंड डिसेबिलिटी थी, वह व्हीलचेयर बाउंड हो गए थे। तो उनके इलाज के डिस्कशन के समय पे हमने ये चीज़ें बोली थी कि शायद अगर वो साढ़े 4 घंटे की विंडो में आ जाते, हुँ, तो उनका हम इलाज थोड़ा अलग तरह से करते। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली कुछ सालों बाद उनके बेटे को इस तरह के कुछ लक्षण आए और इस बार परिवार ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। वह तुरंत आई थिंक स्ट्रोक होने के 1 आधी घंटे में हमारे पास आ गए थे और तुरंत उनका हमने स्कैनिंग किया। उनको जैसे हमने डिस्कस किया नस बंद करे का टाइप का स्ट्रोक था और तुरंत उनको क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दी गई एंड लकीली फॉर द सन ही डिड नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी। सो समय पे एक्शन जो हमारी रक्षक सीरीज का कोर है, कि चीज़ों को पहचानना और चीज़ों को समय पे एक्ट करना कितना फ़र्क करता है। जहाँ एक मरीज़ को लंबा समय डिसेबिलिटी, लॉन्ग फिज़िकल थेरेपी सेशंस, 6 महीने, 1 साल में भी एक सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस रिकवर हुई। वहाँ दूसरे मरीज़ को जस्ट बिकॉज़ दे कुड आइडेंटिफाई द सिम्पटम्स ऑन टाइम तुरंत आने से दे बिकेम एज़ गुड एज़ दे वर बिफोर। सो 100% रिकवरी आई। एक और केस जो मेरे ध्यान में आता है, उसमें एक एल्डरली लेडी थी जिनको माइनर हाथ में डिसेबिलिटी आई, पर वो राइट हैंड था। हुँ, तो जब हम क्लॉट बस्टर मेडिकेशन देते हैं, तो उसमें अ, हम कुछ स्कोरिंग करते हैं। तो टेक्निकली उस हिसाब से वो स्कोरिंग कम थी। हुँ, पर इस केस में डिस्पाइट बीइंग एल्डरली एंड डिस्पाइट हैविंग अ माइनर डेफिसिट, क्योंकि वह सीधा हाथ था हुँ, और उस पर्टिकुलर लेडी के हिसाब से अ, वह ज़्यादातर अकेली रहती थी और उनको डेली जो वो पूजा अर्चना करती थी, उसके लिए वो राइट हैंड को इस्तेमाल करती थी। तो उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन था डे का। हुँ, तो उनसे और उनके परिवार के डिस्कशन के बाद उस स्थिति में भले डेफिसिट माइनर था, वी वेंट अहेड एंड वी थ्रोम्बोलाइज्ड दैट पेशेंट। सो ऐसे बहुत सारे किस्से ध्यान हैं। एक और सदस्य थे जो जो अकेले थे घर में, जिनको उनके नेबर्स लेकर आए हॉस्पिटल में। घर में उस समय कोई भी नहीं था। तो थ्रोम्बोलिसिस के लिए डिस्कशन हमने उनकी वाइफ से किया, टेलीफ़ोनिकली किया हुँ, और उनकी कंसेंट के बाद तुरंत उनको हमने दवा दे दी। So there have been lot of cases where timely action has saved life and disability. है ना? क्योंकि जहाँ हार्ट की बीमारियों में मरीज़ या तो बचता है, हुँ, या फिर सेव हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस में डिसेबिलिटी बहुत होती है और वह डिसेबिलिटी मरीज़ के लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए भी बहुत चिंताजनक विषय होती है। तो कुछ भी हम ऐसा कर सकें, जिससे हम उस डिसेबिलिटी को या तो प्रिवेंट कर सकें या मिनिमाइज़ कर सकें, हुँ, वह हमारे लिए एज़ डॉक्टर्स बहुत बड़ा स्टेप है। मैम जो ये पब्लिक ये पॉडकास्ट देख रही है, हुँ। क्या आप उनके लिए एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? सी मेरी तरफ से फाइनल मैसेज रहेगा, पहला कदम रहेगा बचाव। हुँ, कोई भी बीमारी हुँ, से फर्स्ट स्टेप होता है बीमारी हो ही नहीं। हुँ, तो बचाव के तरीके में रहेगा, आपकी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई करें। शुगर है, बीपी है, उसको लाइटली मत लीजिए। उसको प्रॉपर एंड टाइमली इलाज कराइए। अपना नहीं भी है आपको बीमारी, एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए जब भी आप कहीं जाते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करिए। आपको अगर पारिवारिक हिस्ट्री है, स्पेशली अबाउट 45 इयर्स, साल या 2 साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप करा लीजिए। बुरी आदतों से दूर रहिए, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, उनसे दूर रहिए और फिज़िकली एक्टिव रहिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस की लेवल मिनिमम रखिए।
और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानिए। तो उसका हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फास्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया था, और हिंदी में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है जिसको बोलते हैं बचाव। ब से बाजू, च से चेहरा, अ से आवाज और व से वक्त। तो अपने और अपने परिवार वालों को बचाव करें, इन बीमारियों से रैपिडली आइडेंटिफाई करें। और अगर ऐसे लक्षण हो भी गए तो घबराए नहीं। यू शुड डायरेक्टली गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ पे मेडिकल टीम पूरी तैयारी रखती है कि आपके केस को बेस्ट कैसे हम हेल्प कर सकें, जो टाइम डिपेंडेंट थेरेपीज हैं स्ट्रोक में वो हम आपको ऑफर कर सकें। स्ट्रोक से रिकवरी हो गई, उसके बाद भी दवाइयों का ख्याल रखें, दवाइयों के बारे में केयरलेस नहीं हो, और टाइमली आपकी जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड है कि नहीं उसको चेक करें।